आज की जो बैठक हुई उसके अंदर लगभग 528 जो प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 1100 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एक प्रकार से डिमांड की गई है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके ऊपर विचार करने के बाद और इसको हम फाइनल करेंगे। पिछली बार से ये बजट डबल है। पिछली बार लगभग 550 करोड़ का बजट था, इस बार ये 1100 करोड़ का है। इसमें 100 करोड़ रुपए का पब्लिक हेल्थ को भी एक्स्ट्रा जो बजट उन्होंने डिमांड की है वो भी इसमें जोड़ा गया है। और इस बार हमने जहाँ प्रोजेक्ट्स में जो आबादी में पानी भरता था, जहाँ कृषि क्षेत्र में पानी भरता है, उसको निकालने के लिए ड्रेन आउट करने की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ज़्यादा जोर दिया है कि उसका पानी का रिचार्ज करने के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लगाए जाएँ, ताकि हमारा वाटर लेवल जो नीचे चला गया उसको कैसे हम ऊपर उठा सकें। और जो पानी इस प्रकार का इरिगेशन के लिए इकट्ठा किया जा सकता है, उसको पॉन्ड्स के नाते से, तालाब के नाते से 50-50 एकड़ के जहाँ यानी पानी लगातार खड़ा रहता है, उस किसानों को हम आह्वान करेंगे कि वो ज़मीन अगर वो ठीक रेट पर हमको देते हैं तो वहाँ एक परमानेंट लेक टाइप भी हम कुछ लेक्स का प्रोविज़न ये कर सकते हैं। और उसका भी अगर वो ऑफ़र आती है तो अगली जो बजट मीटिंग होगी उसमें भी उस पर विचार करेंगे। 2026 तक हरियाणा जो है कैसे हम उसको बाढ़ मुक्त कर सकते हैं। हालांकि बाढ़ अभी भी नहीं आती उतनी ज़्यादा, लेकिन वाटर का जो इकट्ठा होता है कुलेशा कई दिन तक खड़ा रहता है, वो पानी निकालने की कोशिश के बावजूद भी कई जगह तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन तक भी वो पानी खड़ा रहता है और कई बार एक फसल किसान की बोई भी नहीं जाती है। ऐसा भी सारे विषय जो ध्यान में किए हैं वो सब एक प्रकार से उस सारी स्थिति से मुक्त होने के लिए 2026 तक हम ये सारे काम करके और पूरी ज़मीन को उपयोगी बना सकेंगे। जल भराव के जो पानी है, जो एरिया है, उसमें जैसे मैंने बताया रिचार्ज बोरवेल्स, इसको बनाने के लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर के आएंगे। किसानों की कंट्रीब्यूशन से और जहाँ जहाँ बोरवेल चाहते हैं उनको बोरवेल हम लगा करके दे सकें अथवा फाइनेंशियल हेल्प उनकी करें। अभी तक 20,000 जगह से डिमांड आई हुई है कि जहाँ रिचार्ज बोरवेल, चूस वेल जिसको कहते हो गाँव में, तो ऐसे वेल्स को लगा करके और पानी को जो है उसका प्रबंधन ये सब किया जाए। जल भराव वाले जो ज़िले हैं, मुख्य रूप से जो मध्य हरियाणा है, इनके 10 ज़िले इस पर भी विशेष फोकस करेंगे, जिसमें झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और कैथल और पलवल, ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ कहीं तो 15,000 से भी ऊपर एकड़ ज़मीन का जल भराव के कारण से कई दिन तक खड़ा रहा, कहीं 8 से 10,000 एकड़ भी है, 6,000 एकड़ तो पलवल ज़िला भी ऐसा है कि वहाँ भी पानी के कारण से और वो ज़मीन पर कई दिन तक पानी खड़ा रहता है। तो इन 10 ज़िलों पर विशेष जो है फोकस ये किया गया है। हाँ, जहाँ तक जल संरक्षण और पानी के दोबारा उपयोग का जो विषय है, इन प्रोजेक्ट्स को विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले बार के इस योजना में 7 प्रोजेक्ट्स थे, इस बार उन प्रोजेक्ट्स की संख्या 63 है और बजट भी पिछली बार 35 करोड़ रुपया रखा था, इस बार इस पर 167 करोड़ रुपया लागत आने की संभावना है। तो ऐसा विशेष फोकस एक प्रकार से जल संरक्षण और पानी का रीयूज़, पुनः उसका उपयोग करने के लिए रखा है। जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी जो थोड़ा धीमी गति से चल रहे थे उनको तेज़ गति से पूरा करने के लिए फोकस किया है। तो ऐसे इस प्रकार से जो मैंने बताया कि पिछली बार की अपेक्षा डबल काम करने के लिए आज हमने ये प्रस्ताव पारित किया। सर, खिलाड़ी, हरियाणा के खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे हैं, WFI के प्रेसिडेंट पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो विषय ध्यान में आया है और जिस प्रकार से वो सारी डेवलपमेंट हुई है, जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं और ज़रूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार, खेल विभाग ज़रूर लेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं और ख़ास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल टूटता है उसको बिल्कुल नहीं टूटने देंगे, चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान है। देखिए, इसमें चूँकि हमारे पास इस प्रकार की कोई पहले शिकायत नहीं आई
और ये कल ही जब ये सारा प्रदर्शन करने का विषय आया है तब से ही जानकारी मिली है। कल मेरे क्योंकि लगातार अपने कार्यक्रम थे, कल रात्रि के बाद मैं आया हूँ और अगर हमारी तरफ हमें भी विषय को रेफर किया जाएगा तो हम उसका कोई संज्ञान लेंगे। लेकिन जनरल जो जानकारी मिली है उसमें से खिलाड़ियों की सुरक्षा ये करने का हम अपने खेल विभाग में इसका ज़रूर और विचार करके जो कोई आवश्यकता होगी उसको पूरा करें। हरियाणा की भावना की इकट्ठी हुई है। देखिए, एनपीएस में पेंशन जो मिलनी है वो जितनी मिल रही है उसमें ये बात ठीक है कि पहले की पेंशन की अपेक्षा उसमें थोड़ा कम मिलती है। इसको कैसे बढ़ाया जाए, सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने पहले 10% शेयर था उसको 14% किया है और जो स्वयं एम्प्लॉई है उसकी कंट्रीब्यूशन अभी भी 10% है। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार भी इसमें आगे बढ़े और कुछ जो खुद एम्प्लॉइज़ हैं वो भी थोड़ा आगे बढ़े ताकि ये जो निधि है ये ज़्यादा इकट्ठी हो और उनको रिटर्न के रूप में ज़्यादा कैसे मिल सके। टोटल जो बजट है जैसा पहले बढ़ता चला जा रहा था, इवन कांग्रेस सरकार के समय स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया था पार्लियामेंट में कि आगे चल करके चाहे वो स्टेट्स हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये जो पेंशन का जितना बड़ा व्याप बढ़ रहा है इससे आगे विकास के कार्य रुकेंगे। नई नई योजनाएं बन रही हैं उसमें कहीं ना कहीं से बाधा आएगी। इसलिए हर व्यक्ति चाहे वो नौकरी करता है चाहे वो अपना बिजनेस करता है, किसी भी प्रकार से अपना एक निश्चित आयु सीमा तक जब तक वो वर्किंग क्लास में है 58 साल 60 साल तब तक उसको अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। उसी में से ये नई पेंशन स्कीम का विषय निकला था। ये प्रपोजल कांग्रेस सरकार के समय आया था। आज भले ही वो कहते रहे कि हम कहने का आसान है, लेकिन अगर उससे पहले राजस्थान ने घोषणा की वही करके दिखा दें, छत्तीसगढ़ ने घोषणा की वही करके दिखा दें। अभी उसमें समय बहुत है, घोषणाएं करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। मेरा कहना है कि आखिर हमको देश और प्रदेशों के भविष्य के लिए सोचने के लिए हर समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, एक स्टेट्समैन की तरह भी विचार करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी। आज हमारे लिए विषय नहीं है, विषय तो ये है कि 5 साल बाद 10 साल बाद 20 साल बाद जैसा ये व्याप बढ़ रहा है, एक तरफ तो ये आता है कि ज़्यादा लोगों को हम सरकारी एम्प्लॉई इस नाते से बना करके सेवा के काम कराएं। अगर ये संख्या बढ़ती है तो जब व्यक्ति भर्ती होता है उस समय की स्थिति नहीं है। 30 साल बाद 35 साल बाद जो रिटायर होता है और उस समय इसका व्याप जैसे आज एम्प्लॉइज बढ़ेंगे वैसे उसकी संख्या बढ़ेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हमें चिंता है इस बात की, ऐसा नहीं कि हम चिंतित नहीं हैं, लेकिन इस चिंता को दूर करने के लिए सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। उसमें सरकार भी आगे आएगी, उसमें एम्प्लॉइज को भी आगे आना होगा। एक चिंतन मनन का काम है और सारे देश का विषय है, कोई एक स्टेट का विषय नहीं है। लेकिन इस पर जो कांग्रेस राजनीतिक तौर पर जो जिस प्रकार के बयानबाजी कर रही है वो उचित नहीं है, वो देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है। इतना ही कहना। हमारी एक कमेटी बनी है, वो कमेटी विचार कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली शुगर मिलें जो है ये एक कमर्शियल एक एस्टेब्लिशमेंट है और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में एक ग्रुप हमें पीछे मिलने आया था, उनको मैंने बताया था कि चीनी के रेट ये 2012 में भी 3300 रुपये क्विंटल था। आज चीनी का रेट बहुत मुश्किल से 3500 रुपये क्विंटल पहुँचा है, यानी 10% भी नहीं बढ़ा, जबकि गन्ने के रेट 12 से लेकर के अब तक 1.5 गुना से भी ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली आज चीनी का रेट और रिकवरी और गन्ने का रेट सबको मिलाएंगे तो अभी तक भी बहुत बड़े लॉस इसमें हो चुके हैं। इसमें अभी भी हमको प्राइवेट मिल वालों को, सरकारी मिल वालों को सबको कंपनसेट करना पड़ता है। चीनी का रेट आगे बढ़ेगा तो गन्ने का रेट जरूर बढ़ेगा।